बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समास प्रकरण हम पढ़ेंगे। समास के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न और अव्ययभाव से संबंधित प्रश्न लगभग 20 प्रश्न है। इन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। ये पढ़ने के बाद में हमें अंदाज होगा कौन कौन से प्रश्न वापस रिवाइज हैं, किनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कहाँ कमी है कि तैयारी करते समय वहां हम अपने नंबर कमा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। समास प्रकरण। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा है। 3 परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। जिन्होंने कक्षा 11 और 12 में ठीक प्रकार से अध्ययन किया है उनको पता है समसनम समास है, अनेक पदानाम एक पदी बहुनम समास है और संक्षिप्तीकरणम समास है। इसमें समसनम समास है, ये व्याकरण सम्मत परिभाषा है, जबकि 2 परिभाषाएं हमें समझाने के लिए लिखी जाती हैं। तो ये सही उत्तर होगा इसका, समसनम समास है। अनेक पदों का एक पद में हो जाना समास है। और दूसरी परिभाषा है संक्षिप्तीकरणम, संक्षेप में लिखना, इसको भी समास कहा जाता है। लेकिन व्याकरण सम्मत परिभाषा व्याकरण के अनुसार समसनम समास है। यही प्रश्न 2013 में था, हिंदी माध्यम से समास की परिभाषा है, समसनम समास है। 2013 हिंदी मीडियम, इसी को 2014 में संस्कृत माध्यम में बदल करके पूछा गया। फिर आगे पढ़ते हैं। अन्य पदार्थ प्रधान है समास है वर्तते, अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि और द्वंद्व 2016 में पूछा गया। केवल समास, इसी केवल समास को सुप सुपा समास भी कहा जाता है। इसकी विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। ये इसकी विशेषता है, विनिर्मुक्त है। विशेष संज्ञा से रहित समास को केवल या सुपसुपा समास कहा जाता है। अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद का अर्थ पूर्व पद के प्रथम पद के अनुसार लगाया जाता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त शब्द का अर्थ उत्तर पद के अनुसार लगाया जाता है। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। इसमें पहला और दूसरा दोनों पदों के अनुसार ही अर्थ नहीं लगाया जाता, समस्त पद का अर्थ अन्य पद के अनुसार लगाया जाता है। और द्वंद्व समास, इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद ही प्रधान होते हैं। उभय पद प्रधानम। 5 परिभाषा याद रखनी है और लगभग 9 के लगभग प्रश्न अब तक इनमें से आ चुके हैं। देखिए, प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है। द्वंद्व समास है जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं। संख्या पूर्व दिगु है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि है और समानाधिकरण है। समानाधिकरण है कर्मधारीय। इनमें से 3 को सामान्य रूप से हम समझते हैं, जानते हैं, याद भी करते हैं। लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष, इसका दूसरा नाम कर्मधारीय है। ये बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलता है, समझ का प्रश्न है। तत्पुरुष समास के 2 मुख्य भेद हम पढ़ते हैं। इसमें पहला है व्यधिकरण। ऐसा समास, 2 शब्द हैं इसमें, विधन अधिकरण। ऐसा समास जिसके पहले और दूसरे पद में अलग अलग विभक्ति हो उसको व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इसी में हम पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये व्यधिकरण के भेद हैं। जबकि दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें भी 2 शब्द हैं, पहला है समान और दूसरा शब्द है अधिकरण। ऐसा समास जिसके प्रथम और द्वितीय पद में समान विभक्ति हो उसको समानाधिकरण कहा जाता है। और इसी का अन्य नाम है कर्मधारीय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारीय समास के नाम से जाना जाता है। ये इसमें विशेष समझने की बात है, बाकी हम जानते हैं, हमें अनुभव है, आता भी है।
फिर प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, प्रधानो समास है वर्तते, ऐसा समास जिसमें पूर्व पद पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास है, उसी में पूर्व पद पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, समस्त पद का अर्थ उत्तर पद के अनुसार लिया जाता है। जैसे राज्ञ है, पुरुष है, राज पुरुष है, राजा का पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ है सिपाही। तो समस्त पद का अर्थ उत्तर पद के अनुसार लेते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर पदार्थ प्रधान है समास है, केन नामना प्रोक्त है, ऐसा समास जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए 5 परिभाषाएं याद की और लगातार उन्हीं में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वागर्थाविव पदे समास है अस्ति, वागर्थाविव इस पद में समास है, वागर्थाविव इस पद में समास है। वागर्थव इव ये लौकिक विग्रह है, वागर्थ औ इव और सु ये अलौकिक विग्रह है। इसमें उदाहरण सिद्ध होता है वागर्था विव, ये उदाहरण सिद्ध होता है। ये सब उदाहरण जो भी हम पढ़ेंगे सुप्सुपा या केवल समास के हैं। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है भूतपूर्व है, पूर्व अम भूत सु, यहाँ भूत रात में आने वाला नहीं है, प्राणी का नाम है। फिर इसके बाद में बनेगा पूर्व अम भूत सु, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में हम लिखेंगे पूर्व अम भूत सु, ये अलौकिक विग्रह है। इसका लौकिक विग्रह हम लिखेंगे पूर्वम अभूत है, पूर्वम अभूत है। इससे बनेगा भूतपूर्व है, भूतपूर्व है। पूर्व अम भूत सु अलौकिक विग्रह, इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम भूत है, इससे बनेगा भूतपूर्व है। और इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण है अभूतपूर्व है, इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्व अम अभूत। तो ये इसका अलौकिक विग्रह है। इसी का लौकिक विग्रह हम लिखना चाहेंगे तो पूर्वम अभूत है होगा, पूर्वम अभूत है। इससे उदाहरण सिद्ध होगा अभूतपूर्व है। ये 3 प्रमुख उदाहरण इसके पढ़ाए जाते हैं। वागर्था भी भूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। यहाँ ये लौकिक विग्रह है, जबकि नीचे के 2 उदाहरणों में ये दोनों अलौकिक विग्रह है। तो सुप्सुपा और केवल समास के 3 उदाहरण वागर्था भी भूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। हमसे पूछा गया वागर्था भी इस पद में समास है, तो ये सुप्सुपा या केवल समास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिहरि इति समस्त पदस्य लौकिक विग्रहम, इस समस्त पद का लौकिक विग्रह है। यदि किसी भी समास का प्रथम पद अधि हो तो वहां पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। ये पहली विशेषता है। समास विग्रह करते समय अधि के स्थान पर इति लिखेंगे और समस्त पद के द्वितीय पद में, समस्त पद का द्वितीय पद होगा, उसमें सप्तमी विभक्ति हम जोड़ेंगे। 3 मुख्य विशेषताओं को याद रखना है। पहला पद अधि हो तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। समास विग्रह करते समय अधि के स्थान पर इति लिखेंगे, दूसरे पद में लिख देंगे, द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति जोड़ेंगे। चेक करते हैं उदाहरण को। अधि के स्थान पर इति लिखा हुआ है,
हरि शब्द में सप्तमी का एक वचन हरऊ, हरऊ इति। इस लौकिक विग्रह में अव्ययभाव समास होता है। इसी लौकिक विग्रह को, विग्रह दो प्रकार के हैं। लौकिक, इसी लौकिक विग्रह को सामान्य रूप से कहा जाता है समास विग्रह। दूसरा संस्कृत एजुकेशन में काम में आता है, उसे कहा जाता है अलौकिक विग्रह, जिसमें उपविभक्ति जोड़ करके विग्रह किया जाता है, उसे कहा जाएगा अलौकिक विग्रह। जैसे हरऊ इति, इसमें सप्तमी का एक वचन है, ये लौकिक विग्रह है। अब इसी को हरि सप्तमी का एक वचन सुबंत अलग कीजिए नि, ये दोनों में अंतर है। यहाँ विभक्ति जोड़ दी गई, यहाँ सुबंत लिखा हुआ है, हरऊ नि, ये अलौकिक विग्रह हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद में जोड़ देंगे अधि। सामान्य एजुकेशन में इससे ज्यादा काम पड़ता नहीं है, संस्कृत एजुकेशन में काम पड़ता है। हरऊ इति हरि नि अधि, फिर रूप बनता है हरऊ। उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति, उपकृष्णम यहाँ समास है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है, थर्ड ग्रेड 2014, सॉरी थर्ड ग्रेड 2013 और सेकंड ग्रेड 2014 में। यदि किसी भी समास में पहला पद उप हो तो ये पहली मुख्य विशेषता है इसकी। समीपम अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। समास विग्रह करते समय उप के स्थान पर समीपम लिखा जाता है और द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ी जाती है। ये दो मुख्य विशेषताओं के आधार पर इसकी पहचान को, समास विग्रह को याद रखना है। जैसे अपने पास में है उपकृष्णम, समास विग्रह करते समय दोनों का स्थान बदलेगा, ये भी हम जानते हैं। तो कृष्ण जो द्वितीय पद के रूप में था वो प्रथम पद हो जाएगा कृष्ण, षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे, एक कृष्ण की बात है कृष्ण से, और उप के स्थान पर लिखा जाएगा समीपम। कृष्ण से समीपम अलौकिक विग्रह करना चाहेंगे तो कृष्ण, ये षष्ठी का एक वचन है, सुबंत का षष्ठी का एक वचन लिखेंगे नस, कृष्ण नस, और इसके साथ में अव्यय या उपसर्ग लिखा जाएगा उप। कृष्ण नस उप, ये दोनों प्रकार की समझ हो गई। बाकी कहीं भी ऐसा दिखाई दे, इसी के आधार पे उत्तर निकालना है। उपकृष्णम इति समस्त पदे उप अव्यय से समास है, कस्मिन अर्थे कृत है। थोड़ा सा टफ है प्रश्न। उपकृष्णम, इस समस्त पद में उप, इस अव्यय का समास कस्मिन अर्थे, किस अर्थ में किया गया है। अर्थात उप अव्यय का समास विग्रह में अर्थ क्या लिखा जाता है, तो समीप अर्थ लिखा जाता है। अभी लिख करके देखा, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, उप के स्थान पर वहां समीपम लिखा गया, तो समीप अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। फिर आगे है सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह कहे। सुमद्रम, यहाँ समास विग्रह क्या है, दो शब्द है यहाँ सु और मद्रम। यदि अव्ययभाव समास में पहला पद सु हो तो समृद्धि अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। ये पहली विशेषता, सु के स्थान पर समृद्धि लिखा हुआ मिलेगा, ये समृद्धि रहा। समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ते हैं। समास विग्रह करेंगे तो द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे। दो शब्द हैं यहाँ अलग अलग, सु और दूसरा शब्द है मद्र, अलग करेंगे, विभक्ति हटाएंगे। मद्र, मद्र देश के निवासियों की बात है, दोनों का स्थान बदला जाएगा। सु के स्थान पर तो हो जाएगा समृद्धि ही, ये समृद्धि लिखा हुआ। मद्र शब्द षष्ठी वचन कौन सा जोड़ना है, तो मद्र देश के निवासी बहुवचन में है, तो ये षष्ठी का बहुवचन रहा, मद्राणाम समृद्धि ही। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण और है। सुविप्रम, सुविप्रम, विप्राणाम समृद्धि ही, विप्रों की समृद्धि। अलौकिक विग्रह लिखना चाहे तो पहले विप्र लिखेंगे, इसके बाद में विप्र में षष्ठी का बहुवचन है तो यहाँ सुप में से षष्ठी का बहुवचन जोड़ेंगे, विप्र आम, और समृद्धि ही सु के स्थान पर लिखा हुआ है, विप्र आम सु, सुविप्रम हो गया। अन्य उदाहरण और लिखना चाहे हम,
सुमद्रम और सुविप्रम, ये दो उदाहरण इसके प्रसिद्ध हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र है इसका, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि भावातया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वे योगपद्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। फिर आगे लिखते हैं, मद्राणाम समृद्धि ही इत्यस्य समासो हस्ति, इसका समास है। देखिए वही प्रश्न लौट के आ गया, सुमद्रम, मद्रों की समृद्धि, सुमद्रम, दोनों में अंतर भी देख लीजिए, एक ही प्रश्न दोनों बार पूछ लिया गया। यहां सुमद्रम, इसका समास विग्रह पूछा गया 2013 में, और यहां बदल करके 2023 में हमसे पूछ लिया गया मद्राणाम समृद्धि ही, समास विग्रह देकर के समस्त पद। 13 से 23 10 साल के पेपर देख करके पेपर सेट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, निर्विघ्नम इत्यत्र समासो अस्ति, ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। किसी भी समास का पहला पद निर हो तो अभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। अभाव है इस अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। समस्त पद या समास युक्त पद के द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति हम जोड़ते हैं। उदाहरण को चेक करेंगे, निर्विघ्नम, दोनों के स्थान बदले जाएंगे। दो शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है निर अव्यय या उपसर्ग और दूसरा शब्द है विघ्न बाधा, दोनों का स्थान बदलेगा। विघ्न ये दूसरा पद है, षष्ठी के बहुवचन जोड़ेंगे क्योंकि विघ्न बाधाएं अनेक है। विघ्ना नाम निर के स्थान पर लिखेंगे हम अभाव है, विघ्ना नाम अभाव है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, कोई सज्जन विद्यार्थी का कमरा है, निर्मक्षिकम, मक्खियां नहीं है उसमें, टाइम से नहाता धोता खाता पीता है और बर्तन भी साफ कर लेता है। निर्मक्षिकम, दो पद हैं, पहला है निर और दूसरा पद है यहाँ मक्षिका, मक्खी, दोनों का स्थान बदलेंगे। निर के स्थान पर अभाव लिख देंगे, ये अभाव रहा, और मक्षिका में षष्ठी का बहुवचन, बहुत सी मक्खियां होती हैं तो मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, निर्मक्षिकम। और इसी प्रकार का एक अन्य और उदाहरण है, निर्द्वंद्वम, निर्द्वंद्वम, दो शब्द हैं निर और द्वंद्व, द्वंद्व समास नहीं है। जीवन में जो द्वंद्व है ऊहापोह की स्थिति आ जाती है, ये करे है ये करे, वो द्वंद्व स्थान बदल दो। ऐसे पदार्थ जिनकी गिनती संभव नहीं है सामान्य रूप से एक वचन में रखते हैं, द्वंद्व से निर के स्थान पर आ जाएगा अभाव है, निर्द्वंद्वम, द्वंद्व से अभाव है। अलौकिक विग्रह करना चाहेंगे तो मक्षिका, ये षष्ठी का बहुवचन है तो सुबंत में षष्ठी का बहुवचन होगा आम, और अभाव है निर। यहां भी द्वंद्व, ये षष्ठी का एक वचन है तो यहाँ सुबंत का षष्ठी का एक वचन नस, द्वंद्व नस, और फिर लिखेंगे हम निर। एक उदाहरण के साथ दो और याद करने हैं हमें। अति हिमम पद से समास विग्रह स्यात्, इस पद में समास विग्रह है। हिमस्यादिकम, हिमम अतिक्रम्य, हिमस्यत्य है, और हिमम परित्यज्य। देखिए अति उपसर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि अति के बाद में संज्ञा शब्द का प्रयोग है, पहले अति शब्द है, अति अव्यय है, अति उपसर्ग है, उसके बाद में यदि संज्ञा शब्द का प्रयोग है तो अत्य है। इस अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। अत्य का अर्थ है अधिकता, अत्य का अर्थ है अधिकता, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है द्वितीय पद में, द्वितीय पद होगा समस्त पद का, उसमें हम विभक्ति जोड़ेंगे। षष्ठी चेक करते हैं, अति और हिमम, अति के स्थान पर समास विग्रह के दूसरे पद में लिखा हुआ मिलेगा अत्य है, क्योंकि अति का अर्थ है, अति के बाद में संज्ञा शब्द है तो अत्य का प्रयोग मिलेगा। हिम शब्द में षष्ठी का एक वचन, हिमस्य अत्य है, हिम की अधिकता, हिम ज्यादा है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण और हम लिख करके देखेंगे। हिमस्य अत्य हो गया। फिर इसी प्रकार से है अति शीतम, अति शीतम, दो शब्द हैं यहाँ, अति और शीत,
दोनों का स्थान बदलिए, अति के स्थान पर लिखा हुआ मिलेगा अत्य है, क्योंकि अति के बाद में संज्ञा शब्द है। शीत में षष्ठी का एक वचन, शीतस्य अत्य है। अलौकिक विग्रह लिखना चाहेंगे तो शीत षष्ठी का एक वचन, नस और अत्य है, इसके स्थान पर होगा अति। ये अलौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह। इसी प्रकार से हो जाएगा अति ग्रीष्मम, अति ग्रीष्मम दो शब्द हैं, पहला अति, दूसरा शब्द है ग्रीष्म ऋतु। स्थान बदल दो दोनों का, ग्रीष्म षष्ठी का एक वचन होगा ग्रीष्म से, क्योंकि गर्मी की गिनती संभव नहीं है, और अति के स्थान पर होगा अत्य है, गर्मी की अधिकता। अलौकिक विग्रह लिखना चाहेंगे तो ग्रीष्म नस और इसके बाद होगा अति। अतिनिद्रम इति पद से लौकिक है विग्रह, इस पद का लौकिक विग्रह है। अब दोनों उदाहरणों में देखिए अंतर, यही समझना है हमें। अति शीतम, इसमें भी अति है, और दूसरा लिखा हमने अति निद्रम, इसमें भी अति है। अब दोनों में अंतर देखिए। पहले उदाहरण में अति के बाद में संज्ञा शब्द है, जबकि दूसरे उदाहरण में अति के बाद में नींद क्रिया है। दोनों में अंतर हो गया। अति के बाद में यदि संज्ञा शब्द हो तो वहां पर अत्य है अर्थ में अव्ययभाव समास होता है, उदाहरण पढ़ लिए हमने। और अति के बाद में यदि क्रिया शब्द हो तो वहां पर संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में अव्ययभाव समास होता है, संप्रति न युज्यते। ये दोनों अति अव्ययों में, अति उपसर्गों में अंतर है। अति के बाद में संज्ञा शब्द होगा अत्य है, अधिकतार्थ में अव्ययभाव समास है, जबकि अति के बाद में क्रियापद होगा तो वहां पर संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में अव्ययभाव समास। फिर आगे बढ़ेंगे। अति के बाद में क्रियापद है, ये नींद लेना क्रिया है, संप्रति न युज्यते अर्थ में समास होगा, अर्थात समास विग्रह करते समय अति बराबर लिखा जाएगा संप्रति न युज्यते, ये लिखा जाएगा अति के स्थान पर, और मूल शब्द में प्रथमा विभक्ति जोड़ी जाती है, निद्रा संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है अति तंद्रम। अति तंद्रम दो पद है, अति और तंद्रम, दोनों को अलग करेंगे, स्थान बदलेंगे। पहले पद में मूल शब्द लिखा जाएगा तंद्रा, अति के स्थान पर लिख दो न संप्रति, तंद्रा संप्रति न युज्यते, तंद्रा संप्रति न युज्यते। न युज्यते का प्रयोग इसलिए है क्योंकि तंद्रा ऊँघना ये क्रिया है, नींद लेना और ऊँघना दोनों में अंतर है। नींद खूब समय, पर्याप्त समय ली जाती है। कुछ सज्जन ऐसे हैं जो थक जाते हैं, ताश पीटते पीटते वहाँ ऊँघते हैं, बस में आते जाते ऊँघते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तंद्रा, झटके खाना। तो तंद्रा संप्रति न युज्यते, अति तंद्रम हो गया। और इसी प्रकार का अन्य उदाहरण है अति रोदनम। अति रोदनम, रोदन करना, रोना, ये भी क्रिया है। दो शब्द हैं, अति और दूसरा है रोदनम, स्थान बदला जाएगा दोनों का। अति के स्थान पर तो लिखा जाएगा रोदनम संप्रति, रोदनम संप्रति न युज्यते, और पहला शब्द है रुदन करना, इसमें मूल शब्द जोड़ेंगे हमें, तो ये रहा रोदनम संप्रति न युज्यते। देखिए दोनों में अर्थ हमने अलग अलग समझ लिया। अति के बाद में संज्ञा शब्द हो तो अत्य है अर्थ में समास होगा, और अति के बाद में क्रिया शब्द होगा तो संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। जब भी हम पढ़े समास में या अन्य जगह इसी प्रकार से अंतर निकालते हुए आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं। निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यस्य समस्त पदम स्यात्, इसका समस्त पद होगा निद्रा संप्रति न युज्यते, जोड़ लो संप्रति न युज्यते, इसके स्थान पर लिखा हुआ मिलेगा निश्चित ही अति, संप्रति न युज्यते, ये अति अव्यय के लिए, अति उपसर्ग के लिए काम में आता है, तो ये अति रहा, बाकी तीन में अति नहीं है, अपने आप अलग हो गए। और निद्रा, तो ये निद्रा का मूल शब्द है निद्र, अव्ययभाव समास,
नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है अति निद्रम। ये पिछले वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्, इस पद का विग्रह होगा। 2 बार प्रश्न आ गया, 3rd ग्रेड 2013 और 2014 में। इसमें भी कुछ शब्दों में अंतर है, उसको लिख करके हम देखेंगे। यदि अनु उपसर्ग के बाद में जातिवाचक या भाववाचक शब्द है, अलग से ही लिख लेते हैं, एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा ये। अनु उपसर्ग हो, उसके बाद में जातिवाचक या भाववाचक शब्द हो। अनु उपसर्ग के बाद में जातिवाचक या भाववाचक शब्द हो तो योग्यता अर्थ में समास होता है। योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। इसका उदाहरण देखिए, अनु रूपम, रूप भाव है तो योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास होगा। समास विग्रह करने के लिए दूसरे पद में, समास विग्रह करने के लिए दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे रूपस्य, और अनु के स्थान पर लिख दिया जाएगा योग्यम। रूपस्य योग्यम अनुरूपम। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है अनुकूलम। अनुकूलम, अनु अव्यय के बाद में कुल भाववाचक शब्द है तो ये भी योग्यता अर्थ में समास होगा। दूसरा पद है कुल, षष्ठी का एक वचन जोड़ दो, कुलस्य, अनु के स्थान पर हो जाएगा योग्यम। कुलस्य योग्यम। और इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण है अनुगुणम। अनुगुणम, गुण भाववाचक शब्द है तो योग्यता अर्थ में समास होगा। गुण में षष्ठी का एक वचन, गुणस्य, अनु के स्थान पर लिखा जाएगा योग्यम। गुणस्य योग्यम अनुगुणम। ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह हम लिखना चाहें तो रूप, ये षष्ठी का एक वचन है, सुबंत का षष्ठी का एक वचन जोड़ देंगे नस, और इसके बाद में लिख देंगे अनु। बाकी में भी यही स्थिति है, कुल, नस और अनु। और तीसरा है गुण, नस और अनु। फिर से देखिए, अनु अव्यय हो, उसके बाद में जातिवाचक या भाववाचक शब्द हो तो योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। समास विग्रह करते समय अनु के स्थान पर योग्यम लिखा जाता है। समस्त पद के दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ी जाती है। ये पहला पैटर्न है इसका। दूसरा पैटर्न, यदि अनु उपसर्ग या अनु अव्यय के बाद में अवस्था सूचक शब्द हो, अवस्था सूचक शब्द हो, अवस्था को बताने वाले शब्द हो, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, लघु है, वृद्ध है, युवा है, यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो अनु का आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। आनुपूर्वेण अर्थ में अव्ययभाव समास होता है, अर्थात समास विग्रह करते समय अनु के स्थान पर अनुपूर्वेण लिखा हुआ मिलता है। जैसे अनु वृद्धम, यहाँ अनु अव्यय है लेकिन वृद्ध शब्द अवस्था को बता रहा है, वृद्धावस्था को, तो समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में षष्ठी का एक वचन वृद्ध से और अनु के स्थान पर लिखा हुआ हमें मिलेगा अनुपूर्वेण, अनुपूर्वेण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ बड़ा, अनु के बाद में अवस्था सूचक शब्द हो गया तो ज्येष्ठ के स्थान पर समास विग्रह में षष्ठी का एक वचन ज्येष्ठ से और अनु के स्थान पर अनुपूर्वेण। अलौकिक विग्रह लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वृद्ध,
सुबंत का षष्ठी एकवचन जोड़ दो नस, और इसके बाद में होगा अनु। इसी प्रकार से होगा ज्येष्ठ, नस और अनु। ये दूसरी स्थिति है अनु की। तीसरी स्थिति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यदि अनु अव्यय के बाद में व्यक्तिवाचक शब्द है, अनु अव्यय के बाद में यदि व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पश्चात अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। जैसे अनु विष्णु। विष्णु व्यक्तिवाचक शब्द है, अकेले व्यक्ति का नाम है अनु विष्णु, तो पश्चात अर्थ में अव्ययभाव समास होगा। पहले पद में षष्ठी जोड़ दो, गुरु गुरोहो, विष्णु विष्णुहो बनेगा। अनु के बाद में लिख दो पश्चात, विष्णुहो पश्चात अनु विष्णु। और इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है अनुहरि। अनुहरि हरेहे पश्चात। अलौकिक विग्रह सीधा और सरल है। विष्णु मूल शब्द है, यहाँ षष्ठी का एक वचन है लौकिक विग्रह में, तो सुबंत का एक वचन जुड़ेगा, विष्णु नस और अनु। इसी प्रकार से हो जाएगा हरि नस और अनु। तीन स्थितियां हमने देखी। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्, इस पद का विग्रह होगा अनु के बाद में रूप भाववाचक शब्द है, इसलिए अनु के स्थान पर योग्यतार्थ में समास होगा। योग्यम लिखा हुआ मिलेगा, योग्यम चारों में है, लेकिन रूप शब्द में वहां पर षष्ठी होगी, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तीन प्रकार हमने इसके पढ़े। अनु के बाद में जातिवाचक भाववाचक शब्द हो तो योग्यता अर्थ होगा, अनु के बाद में अवस्था सूचक हो तो अनुपूर्वेण अर्थ होगा, और अनु के बाद में व्यक्तिवाचक शब्द होगा तो पश्चात अर्थ होता है। प्रतीक्षात्रम समस्त पद में लौकिक विग्रह वाक्य बताइए। इसका सीधा और सरल पैटर्न काम करता है। अव्ययभाव समास का पहला शब्द यदि प्रति है तो द्वितीय पद को दो बार लिख दो और उसके बाद प्रति लिखना है। द्वितीय पद है यहाँ छात्र, तो छात्रम छात्रम और ये प्रति रहा। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति। ये इसके अन्य उदाहरण है। अव्ययभाव समासस्य उदाहरण अस्ति, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर प्रति और अर्थम दो शब्द हो गए, प्रति और अर्थम। इसमें प्रति पहले लिखा हुआ है। ऐसा समास जिसमें पहले प्रति हो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। समास विग्रह करते समय दूसरे पद को दो बार लिखेंगे, तो अर्थम, फिर और लिख देंगे अर्थम, और इसके बाद लिख देंगे प्रति, प्रत्यर्थम हो गया है। यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? थर्ड ग्रेड 2013 जिला जयपुर 11 और 12 में भी पढ़ाया जाता है समास में। ये यथाशक्ति ऐसा समास जिसका पहला पद यथा हो तो शक्तिम, अनतिक्रम में अर्थ में, शक्तिम अनतिक्रम में अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। तो ये यथाशक्ति में पहला पद यथा है तो शक्तिम अनतिक्रम में इस अर्थ में ये अव्ययभाव समास है। समास विग्रह करेंगे तो पहला पद द्वितीया में रहेगा, ये द्वितीय विभक्ति जोड़ दो, शक्ति अम शक्तिम, और यथा के स्थान पर लिखा जाएगा शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में। पहला पद यथा हो तो अनतिक्रम में अव्ययभाव समास होता है। समास विग्रह करने के लिए शक्ति इसके स्थान पर, शक्ति इसमें द्वितीय का एक वचन और यथा के स्थान पर लिखा जाएगा अनतिक्रम में, शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके। तैसखी इति समस्त पदस्य सामासिक है विग्रह वर्तते। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा समास जिसका पहला पद स हो, ऐसा समास
जिसका पहला पद स हो तो सह, सदृश है या सहितम, इस अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। सह या सदृश है या सहितम, इस अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। समास विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में हम तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। ये दूसरी मुख्य विशेषता है। स के स्थान पर या तो सह, सदृश है, सहितम लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए सदृश है, सहितम और सहितम, ये एक हटेगा। 3 ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं, लेकिन द्वितीय पद में तृतीया होगी सखी, सख्या, ये तृतीया का एक वचन, ये इसका सही उत्तर है। सख्या सहितम स सखी। फिर आगे बढ़ते हैं। अव्ययीभाव प्रसंगे सुमेलनम कृत्वा समुचित उत्तरम चिन्वन्तु। अव्ययीभाव के प्रसंग में उचित उत्तर को चुन करके, समुचित उत्तर मिलान करके उचित उत्तर को लिखी। ये 2022 में पूछा गया। सुमद्रम, इति हरि, अनुपदम और स चक्रम, इनमें से 2 को हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है। अनु पश्चात अर्थ में है, यहाँ पर अनु पश्चात अर्थ में, जैसे अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात, ये एक हो गया। दूसरा ये सुमद्रम, पहला पद सु है तो समृद्धि अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। ये समृद्धि अर्थ लिखा हुआ, मद्राणाम समृद्धि ही, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि ही, सुविप्रम, विप्राणाम समृद्धि ही। तो समृद्धि अर्थ में सु का समास होता है। अब शेष रहे अपने पास में स चक्रम, योगपद्य अर्थ में, इसका समास होगा स का, और इति हरि का होगा शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। ये हमने मिलान भी कर लिया। 2 उत्तर नहीं आते हैं तो 2 के आधार पे हम मिलान करके उत्तर वहां दे सकते हैं। देखिए लेवल कितना बढ़ गया। बहुत टफ प्रश्न ये पूछे गए हैं मिलान करने के, किस अर्थ में कौन सा समास है। सामान्य रूप से हम उदाहरणों को केवल याद करते हैं, रट्टा मार करके चले जाते हैं। याद करने के साथ में से समझ भी वहां हम रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसके उत्तर है, ऑप्शन है द्वियमुनम इत्यत्र समास है। यह कौन सा समास है? ये प्रश्न सरल है लेकिन गलत भी होता है। अव्ययीभाव में एक सूत्र हमने पढ़ा है, नदी भिष्य। ये सूत्र कहता है पहले संख्या बताने वाला शब्द हो, उसके बाद में नदी बताने वाला शब्द हो, तो इन दोनों का अव्ययीभाव समास होता है। वहां द्विगु समास नहीं होगा, अव्ययीभाव समास है। ये पहली विशेषता। समास विग्रह करते समय अव्ययीभाव समास भी समाहार अर्थ में होगा, ये जरूर याद रखना है हमें। समाहार अर्थ में अव्ययीभाव समास भी होता है। द्विगु भी और अव्ययीभाव दोनों समाहार अर्थ में होते हैं। संख्यावाचक इसके बाद में नदीवाचक शब्द हो तो समाहार अर्थ में अव्ययीभाव समास होगा। समास विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे और बाद में समाहार लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 शब्द हैं, द्वि और यमुना, तो द्वि का षष्ठी का द्विवचन बनता है द्वयोः, और यमुना का षष्ठी का द्विवचन बनेगा यमुनयोः। द्विवचन षष्ठी का इसलिए क्योंकि 2 द्विवचन है तो द्वयोः यमुनयोः, और बाद में लिख देंगे हमें समाहार है, द्वयो यमुनयोः समाहार है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, 2 बार पूछा गया प्रश्न 2016 और 2023 में। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचगंगम पदे समास है। ये भी वही पैटर्न है, पहला पद पंच 5 और दूसरा पद है गंगा। पहला पद संख्या बता रहा है, दूसरा नदी। ये भी 2 बार पूछा गया प्रश्न 2010 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में षष्ठी। पंच बहुवचन है तो पंचानाम षष्ठी का बहुवचन होगा। दूसरा गंगा नाम, पंचानाम, गंगा नाम, बाद में लिख देंगे समाहार है। समाहार अर्थ में अव्ययीभाव समास है ये, इसमें भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। और फिर इसी पैटर्न पे आ गया सप्तानाम, गंगा नाम, समाहार है। इति समास है, सात इसमें समास है। ये 3 ही उदाहरण नदी विषय के मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तीनों अब तक की परीक्षाओं में से आ गए हैं।
सप्तानाम गंगानाम समाहार इति विग्रह, इस विग्रह में लौकिक विग्रह, इस विग्रह का अर्थ है यहाँ पर लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह में समास होगा, दो शब्द हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। सप्त पहला है और दूसरे की विभक्ति हटाओ, यहाँ गंगा, सप्त गंगा सबसे पहले बनेगा, नपुंसक लिंग प्रथमा एकवचन, सप्त ऐसे की ऐसे, गंग का बनेगा गंगम। सप्तगंगम पहला पद संख्या, दूसरा नदी को बता रहा है। अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है। उपसर्गम पदस्य समास विग्रह स्यात्, इस पद का समास विग्रह है। इसी के समान दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा, उपसर्गम, ये टच प्रत्यय होकर के बनता है उपकृष्णम। ऐसा समास जिसका पहला पद उप है तो समीप अर्थ में, समीप या समीपम अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। समास विग्रह करने के लिए उप के स्थान पर समीपम लिखा हुआ मिलेगा, एक में ही समीपम लिखा हुआ है उप के स्थान पर। मूल शब्द में, मुख्य शब्द में या समस्त पद के दूसरे शब्द में षष्ठी विभक्ति मिलेगी। जैसे यहाँ उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, उपसर्दम, सर्द है समीपम, ये इसका समास विग्रह है। यह अव्ययभाव समास के अब तक के पूरे प्रश्न कंप्लीट हैं। 2009 से 2023 तक के प्रश्न, लगभग 20 ही प्रश्न आए हैं। इनको आप भी रिवाइज करें। लगभग निश्चित मान के चलिए कि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी हमने देखे प्रश्न उनमें से समास विग्रह है तो समस्त पद दिया गया है। ऐसी एग्जाम भी देखी हमने जिसमें समस्त पद है तो समास विग्रह उसी उदाहरण का पूछ लिया गया। ध्यान से पढ़े, जहां भी पढ़ रहे हैं हम अच्छा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार इन सब प्रश्नों का रिवाइज हम जरूर करें। बाकी सब विषयों में ऐसा ऑप्शन उपलब्ध था, संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं था। कठिन मेहनत के बाद में हमने तैयार किया है। और अधिक सरल प्रकार से बनाने के लिए, पुस्तक और अधिक सरल कैसे हो उसके लिए आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित है। इन नीचे नंबर लिखे हुए हैं, अन्यथा आप व्हाट्सअप कीजिए 9928946539। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके बुक की और इनको सरल बनाने की जानकारी हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।